हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। तो आज हम लोग का वीडियो का पार्ट 4 होने वाला है दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 4 की ओर जा रहे हैं और पार्ट 4 में हमारा नया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप लोग पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण। ये हमारा क्लास 10th का 4th नंबर चैप्टर है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को कवर कर लिया था, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हम लोग को नया नया चीज क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, जांच कीजिए कि, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब ये दो क्वेश्चन है आप लोग का और आपको जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता ये होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, यानी वैसा समीकरण जिसके पावर पर कितना हो, 2 हो। और ये कितना पावर, अधिकतम पावर जो होना चाहिए दोस्तों 2 होना चाहिए। अगर हम x + 2 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पावर में क्या नहीं है, 2 नहीं है। अगर हम x + 4 कर दे या y - 2 कर दे तो ये क्या द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। द्विघात समीकरण के लिए आप लोग को पावर चाहिए कि उसका अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो द्विघात समीकरण होगा। अब द्विघात समीकरण अब आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है दोस्तों। सबसे पहली बात कि हम लोग को पावर 2 बनाना पड़ता है। हम लोग का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर, और जब इसका पावर 2 बन जाएगा तो उसके बाद आप लिख देना, अतः यह द्विघात समीकरण हो गया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है, तो इसको तो हम कह सकते हैं ना द्विघात समीकरण। लेकिन ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कैलकुलेशन करना होगा। ये क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करिए अच्छा से और फिर उसके बाद आप बताइए कि द्विघात समीकरण आया कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको देखने पे लगेगा द्विघात, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे उसको तो द्विघात समीकरण उसका आंसर नहीं आएगा। तो आप बताओ x + 1 का होल स्क्वायर आप लोगों को तो पढ़ा होगा, a शुरुआत वाला को और b सेकेंड वाला को, तो a + b के होल स्क्वायर पर नॉर्मली टूट जाएगा, तो a² और प्लस फिर उसके बाद b² और फिर प्लस आपका 2a। a के जगह पर तो हमारा x है, x हो गया, b के जगह पर हमारा 1 है, 1 हो गया। इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट कर दिए बराबर। फिर 2 को आप x से गुना करोगे तो 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 1 का स्क्वायर तो 1 ही स्क्वायर होगा। 2 को x से गुना करेंगे 2x और x को 1 से गुना करेंगे तो 2x ही रहेगा, बराबर। यहाँ पर 2x और माइनस में कितना, 6 होता है। ठीक है, अब जब बराबर की इधर कोई भी संख्या होती है दोस्तों, तो हम लोग जब पक्षांतर करते हैं तो वो अपना साइन को क्या कर देता है, बदल देता है। तो हमारा क्वेश्चन होगा x² + 1 + 2x, और ये प्लस में 2x इधर आया, माइनस में 2x हो गया। ये माइनस में 6 जब इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। जब बराबर को उधर कुछ नहीं बचे तो क्या होगा दोस्तों, 0। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा होगा जो प्लस माइनस में कटता होगा, तो कटेगा कौन दोस्तों, देखिए ये प्लस और ये माइनस, खत्म हो गया। और कुछ खत्म होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, x²। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 6 है, ये तो डिजिट है तो ये आपस में ऐड कर लेगा, तो 1 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया, बराबर कितना हो गया, 0। और हमको बताना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसका पावर पर कितना आया दोस्तों, 2, और ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। कुछ करना नहीं था दोस्तों, बस इसका आप a + b का होल स्क्वायर कर दो, इसको नॉर्मली कैलकुलेट कर दो। जब आप पक्षांतर करोगे तो कुछ कट जाएगा, जो बचेगा अगर वो स्क्वायर में बचा है, 2 में बचा है, तो वो द्विघात समीकरण होगा। वो द्विघात समीकरण के नियमों का पालन करता है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ये सेकेंड नंबर प्रश्न। ये भी कैलकुलेशन करना है, x² - 2x बराबर में -2 है, और ये माइनस कितना है, सॉरी 3 - x है। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करते हैं। ये हमारा सेकेंड नंबर प्रश्न, x² - 2x, इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रखो। ठीक है, -2 को x3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा। यहाँ x² हो गया, -2x हो गया, ये -6 जब इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, ये +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। जब उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा दोस्तों, 0। अब देखिए ये से ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस सॉरी ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ पे गड़बड़ी हम लोग कर दिए, यहाँ गड़बड़ी हो गया। देखिए क्या करना है, x² - 2x है, और ये -6 जब इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, ये +2x जब इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। सही है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए क्या जुट रहा है, क्या घट रहा है, यहाँ तो कोई कटेगा नहीं, कोई प्लस माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, x² - 2x माइनस प्लस, और ये जब जुट जाएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ +6 हो जाएगा, कुछ नहीं तो बराबर क्या हो गया, 0। क्या इसका पावर पर 2 आया, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं आप यहाँ पर भी कि अतः द्विघात समीकरण है। कितना आसान है दोस्तों, बस कैलकुलेशन करना है और आपको बता देना है द्विघात समीकरण है या नहीं है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब अगला हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए अच्छे से। अब यहाँ क्या कहता है हमारा कि एक आयताकार है, ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई जो है वो मीटरों में निकलना है, बिल्कुल निकलेगा। अगर क्षेत्रफल मीटर में है तो लंबाई भी मीटर में ही निकलेगा, ठीक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, फोकस यहाँ पे आपको करना है दोस्तों, ठीक है। कहता है कि क्षेत्र का जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, तो इस पर मेन जो फोकस पड़ रहा है दोस्तों, किस पर पड़ रहा है, चौड़ाई पर, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो चौड़ाई को आप कुछ मान लो और उसका दोगुना कर दो, उससे भी एक अधिक है, तो वो हमारा लंबाई हो जाएगा। और हमें भूखंड की लंबाई और क्या कर लेनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या मानना पड़ेगा यहाँ पर बताइए। सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको, माना की चौड़ाई पे फोकस करना है, तो माना की चौड़ाई बराबर, ठीक है, माना कि चौड़ाई बराबर क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। अब लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो लंबाई को आप बाई नहीं मान सकते, क्योंकि लंबाई का पूरा फोकस किस पर है, चौड़ाई पर। तो लंबाई जो है चौड़ाई के ही दोगुने से अधिक है, तो लंबाई हो जाएगा हमारा चौड़ाई के दो गुने, तो चौड़ाई को x माने, इसका दो गुना कर दीजिए, 2x हो गया, और उससे भी एक अधिक है, 2x + 1 हो गया, x मीटर हो गया, और ये आपका 2x + 1 मीटर हो जाएगा, सही है। अब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। जब आप आयताकार के प्रश्न को जब सोल्व कर रहे हो, ऊपर से आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल यहाँ भी निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई होता है। आप लोग को तो पता ही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, 528, तो लिख दीजिए 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमारा x है, मीटर है, और चौड़ाई हमारा कितना है, 2x + 1 मीटर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। मीटर को हम लोग अभी हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 528 अपने लास्ट में हम लोग मीटर लिख देंगे, 528 बराबर x, और यहाँ कितना बचा हमारे पास, 2x + 1। अब दोनों को मल्टीपल करना है, कैलकुलेशन करना है अच्छे से। 528 बराबर x को 2x से गुना करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x को जब 1 से गुना करोगे तो हमारे पास x हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर और प्लस में x, ये प्लस में 528 है, जब बराबर की उधर होगा तो माइनस 528 बराबर क्या होगा, 0 होगा, सही है। अब आप लोग को क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो 2 को शुरू वाला को अंतिम वाला से गुना करो, मैं आपको सिखा रखा हूं। 2 को जब 528 से गुना करोगे तो 2 8 16 के 6 हाथ में 1, और 2 दूना 4, और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, और फिर 2 5 10 10 10 का 10 1056 होगा। 528 का 2 गुना 1056 होगा, सही है। अब 1056 इसको एलसीएम कर दो बढ़िया से, 2 5 10 हो गया, 2 दूना का 4 हो गया, 2 8 16 528। फिर 2 को आप 528 से भागा देखो, क्योंकि जब तक लास्ट में 0 2 4 6 8 है तब तक वो 2 से विभाजित होगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 264। 2 एकम 2 हो जाएगा, 32 दूना का 64 हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद लगाओ, 2 6 का 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 6 का 12 हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा, 66। फिर 33 दूना का 66 हो जाएगा। फिर 2 से अब नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 11 या 33 लगेगा। अब आपको जोड़ करके या घटा करके आपको बीच वाला वैल्यू प्राप्त करना है। मैं पढ़ा रखा हूं कि जब भी आपको हो तो मिडिल पॉइंट आप लाने का प्रयास करो, मिडिल पॉइंट आप लाने का प्रयास करो दोस्तों। अब मिडिल पॉइंट कैसे आएगा, तो आप यहाँ कैलकुलेट करो अच्छे से, यहाँ आप कैलकुलेट करो, क्या होगा बताइए। 2 दूना कितना हुआ, 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 11 या 33। तो जब 32 और 33 को तुलना करेंगे, अगर 33 में से 32 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा x भी प्राप्त होगा, और जब 32 और 33 को जब आप गुना करोगे तो आपको 1056 भी मिल जाएगा। तो ये हम लोग को सही बैठेगा। यहाँ पर पढ़ा रखा हूँ पूरा का पूरा 2x स्क्वायर, और ये हमको x प्लस में चाहिए तो 33 को बड़ा रखना पड़ेगा, 33x और माइनस में 32x हो गया, 33 में से 32 जाएगा, x बचेगा, और माइनस में 528 है तो 528 बराबर 0। अब आप कॉमन निकालोगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 33 है, ठीक है। यहाँ आपका कितना है दोस्तों, 2 है, यहाँ पर कितना है, 33 है। तो आप कैसे निकालोगे, एक काम कर सकते थे हम लोग कि 33 को हम लोग इधर कर देते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा हमारा, ठीक है। प्लस में ही रखना है, प्लस में रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग 32 को हम माइनस में रखते हैं, माइनस 32x, और यहाँ पर प्लस हमारा कौन सा x हो जाएगा, 33x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, माइनस प्लस कितना होगा, माइनस होगा, 33 में से 32 जाएगा, x बचेगा, 33 का चिन्ह बड़ा है तो प्लस भी ले लेगा, हमारा यहाँ काम भी हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 32 में कॉमन भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 32 में क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं निकलेगा, और भी निकलेगा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x भी कॉमन निकलेगा। 2 को आप 2 से जब गुना करेंगे तो एक बार में कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x 2 बार था, एक बार जब निकाल देंगे तो x बच जाएगा। माइनस 2 को अब 32 में भाग दो, कितना बार में, 16 बार में, x से x खत्म हो जाएगा। जो यहाँ पर आया है दोस्तों वही वहां भी आना चाहिए।
इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं होगा। 33 है, इसमें 528 है। 33 को जब आप 16 बार पढ़ोगे तो 528 होगा, ठीक है नॉर्मली, क्योंकि अगर ये गुणनखंड सही है तो इतना ही होगा। 33 को जब आप 16 बार पढ़ो, छोतिया 18 हो जाएगा और छोतिया 18 एक 19 हो जाएगा। 1 जमा 3 और 1 जमा 3 यानी 8 और 9 10 11 12 और 3 1 4 1 528 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 33 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x तो बचेगा ही। 33 को कितना बार पढ़ेंगे कि 528 आ जाए, 16 बार बराबर 0। ये दोनों है, उसमें से एक आप कॉमन लीजिए, x माइनस 16, जो बाहर है उसको अंदर कर दीजिए, ठीक है। 2x और प्लस में कितना हो जाएगा 33। अब बराबर क्या है 0। 0 को बंटवारा करने आता है दोस्तों। x माइनस कितना हो गया 16 बराबर 0 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस 33, उधर गया माइनस 33, x बराबर हो गया माइनस 33 बटा 2। और ये जो असंभव मान होगा, कौन सा होगा, असंभव मान, ठीक है। अब असंभव क्यों होगा, क्योंकि आप क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई कुछ भी निकाल रहे हो, कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। माइनस आ जाएगा वहां मान गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, वो आपका सही नहीं होगा। माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस 16, ये हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। x बराबर कितना 16। और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, तो अभी यहाँ तक खत्म नहीं हो गया दोस्तों, इसके बाद और भी प्रोसेस है। लंबाई चौड़ाई को सबसे पहले हम लोग क्या माने थे, चौड़ाई को हम लोग x माने थे, तो x बराबर हमारा कितना मिल गया 16, क्योंकि ये मान्य नहीं होगा, हमारा जो मान्य होगा आंसर वो प्लस वाला होगा, ठीक है। और लंबाई बराबर क्या था, तो 2x प्लस 1 था, तो 2x का मान तो 16 ही है, प्लस 1 16 दूना 32 हो गया, 32 प्लस 1 आंसर कितना हो गया 33 हो गया, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33 को जब 16 से आप गुना करोगे तो 528 भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सोल्व होता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को क्या करना है, ज्ञात करना है। एक चीज इसमें आपको नया सीखने को मिलेगा, क्रमागत, ठीक है। क्रमागत जो है आपके लिए बिल्कुल नया है। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है कि आप अगर x ले रहे हैं मान, तो क्रमागत में x प्लस 1 होगा। अगर दो क्रमागत पूछा तो पहला अगर आप x लिए तो दूसरा x प्लस 1 होगा। अगर तीन क्रमागत पूछा तो पहला अगर x लिए तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा, चौथा भी पूछ दिया तो x प्लस 3। यहाँ पर डिजिट को हमेशा बढ़ाते रहना है, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप x ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर पहला क्रमागत आप y लिए तो दूसरा क्रमागत y प्लस 1 होगा, y प्लस 2 होगा, y प्लस 3 होगा। तो ये क्रमागत होता है। क्रमागत मतलब होता है लगातार चलने वाले डिजिट। तो लगातार कौन चलेगा, 1 2 3 ये सब। दो क्रमागत है तो आपको मानना पड़ेगा, माना कि पहली क्रमागत संख्या, पहली जो होगी क्रमागत संख्या क्या होगी, x होगी, ठीक है। दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो दूसरी क्रमागत संख्या जो होगी वो हमारा कितना होगी दोस्तों, x प्लस 1 होगी, ठीक है। ये आपको मानने के लिए आ गया। अब जो कहेगा गुणनफल कहेगा तो गुना करना, जोड़ कहेगा जोड़ करना। और क्या दिक्कत है इसमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। चलिए भैया कर देते हैं। x को जब गुना करेंगे x प्लस 1 से, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, चलिए गुणनफल कर दिए, 306 है। अब कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, x को x से गुना करोगे तो x स्क्वायर, x को 1 से गुना करो तो x हो जाएगा बराबर 300 कितना हो गया 6 हो गया, x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। और ये बराबर 306 इधर आया तो माइनस 306 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है दोस्तों। अब आप इसको गुणनखंड करो तो x स्क्वायर के आगे कितना छिपा हुआ तो होता है, बताओ, एक छिपा हुआ तो होता है। और एक को जब 306 में आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 306। अब कितना बार में लगाओगे, 2 से लगाओगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, या 15 दूना 30 कर देते हैं, 2 तिया 653 हो गया। अब ये कितना से लगेगा बताइए, अब ये 2 से तो नहीं लगेगा, अब ये 3 से लगेगा। 3 से लगाओगे 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3 एकम। फिर आप कितना से लगाओगे तो 3 ही से लगाओगे, 7 इक्यावन हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 3 7 21, सब तो किसी से नहीं लगेगा। अब हमको जोड़ करके घटा करके x लाना है, कितना लाओगे बताओ, 17 तिया कितना हो जाएगा 51, ये तो नहीं होगा। 2 तिया 6 छोतिया 18, 2 तिया 6 छोतिया 18, 18 में से 17 घटाइए 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सटीक बैठ रहा है। तो x स्क्वायर अपना 2 तिया 6 छोतिया 18 हो जाएगा 18x, और माइनस में आपको करना पड़ेगा 17x, तभी तो 18 में से 17 जाएगा 1 बचेगा, माइनस 306 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर x कॉमन हो गया तो x प्लस कितना हो गया 18, यहाँ माइनस 17 कॉमन हो जाएगा तो x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 17 को कितना बार पढ़ेंगे तो 306 आएगा, तो 18 बार ही पढ़ेंगे बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस 18 एक बार कॉमन आप ले लीजिए, और जो बाहर है उसको अंदर कर दीजिए, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया, बराबर में क्या हो गया दोस्तों 0। अब आप 0 का बंटवारा कर दीजिए, एक बंटवारा हो गया, एक आपका दूसरा बंटवारा हो गया, ठीक है।
ठीक है। x माइनस कितना हो गया 17 हो गया बराबर 0। x बराबर प्लस 18 उधर गया माइनस 18, जो आपको जो होगा असंभव होगा। ठीक है, ये मान कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, असंभव मान होगा। और ये जो हमारा मान होगा x माइनस 17 उधर गया तो प्लस 17, ये जो मान होगा ये बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल मान क्या होगा सही होगा। अब आप लोग क्या माने थे बताइए, पहली क्रमागत संख्या, तो पहली जो क्रमागत संख्या होगी, पहली जो क्रमागत संख्या जो होगी x माने थे ना हम लोग, तो x का मान हमारा कितना मिलेगा 17, क्योंकि ये मान नहीं होगा तो हमारा 17 हो गया। और जो दूसरी क्रमागत जो संख्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 माने थे तो बराबर x का मान तो 17 हो गया, प्लस 1 आंसर कितना होगा 18 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। जब आप 17 और 18 को गुना कर देते हैं तो आपको 306 भी मिल जाएगा। तो क्रमागत के प्रश्न कैसे सोल्व होते हैं आपने देख लिया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देखिए 4th नंबर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता क्या है कि रोहन की माँ जो है उसे 26 वर्ष भरी है। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में ही होगा का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को कितने चीजें दिख रहे हैं, सबसे पहले एक रोहन है, ठीक है, और दूसरी में जो है रोहन की माँ है। तो रोहन का उम्र कितना भी है वो हमको पता नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमको पता ही नहीं है कि रोहन का उम्र कितना है, बट एक चीज पता है कि रोहन का उम्र जितना भी होगा उसकी माँ जो होगी उससे 26 वर्ष क्या होगी बड़ी होगी। ठीक है, अगर रोहन की उम्र 2 वर्ष अगर मानते हैं तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी, यानी 26 2 28 वर्ष की उसकी माँ होगी। ठीक है, अगर रोहन की उम्र 5 वर्ष मानते हैं तो उसकी माँ जो होगी 26 वर्ष बड़ी होगी, तो उसकी माँ का उम्र कितना होगा 31 वर्ष होगी। तो 26 में 5 जोड़ देंगे तो 31, 26 में 2 जोड़ देंगे 28। तो रोहन का उम्र आप अपने से थोड़ी ले सकते हो, 2 और 5 आपको मानना पड़ेगा। अगर रोहन का उम्र x मानते हैं तो उसकी माँ का जो उम्र होगी x प्लस 26 होगी। अगर रोहन का उम्र y मानते हैं तो उसका माँ का जो उम्र होगी y प्लस 26 होगी। तो इस प्रकार का ये प्रश्न सोल्व होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको रोहन का उम्र मानना पड़ेगा। माना कि, ठीक है, माना कि रोहन का उम्र, ठीक है, कितना हो गया x, उसकी जो माँ ही, उसकी माँ का उम्र, उसकी माँ का उम्र कितना, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो x प्लस कितना हो जाएगा 26 वर्ष, x प्लस हो जाएगा ये, और x प्लस ये कितना हो जाएगा 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो रोहन का उम्र x हो गया, उसकी माँ का उम्र x प्लस 26 हो गया। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब कहा जा रहा है कि जब आप 3 वर्ष आगे बढ़ोगे ना तो दोनों का जो उसकी माँ है और रोहन है, दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगी। तो चलिए 3 वर्ष पहले हम लोग बढ़ते तो हैं, पहले 3 वर्ष बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद देखते हैं तो रोहन का उम्र कितना हो जाएगा। सोचिए, अगर 3 वर्ष बाद देखेंगे तो रोहन का उम्र कितना हो जाएगा। रोहन की उम्र में 3 वर्ष की बढ़ोतरी होगी, मतलब x प्लस कितना हो जाएगा 26 वर्ष, x प्लस कितना 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब रोहन का उम्र जब x प्लस 26 होगा तो उसकी माँ थोड़ी बैठी रहेगी, वो तो 26 वर्ष पहले से बड़ी थी। अगर रोहन का उम्र बढ़ेगा 3 वर्ष बाद तो उसकी माँ का उम्र भी बढ़ेगा, उसकी माँ क्या, उसका पूरा खानदान का उम्र बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो उसकी माँ का उम्र जो है, माँ का जो उम्र होगी वो कितना होगा, तो x प्लस, रोहन का उम्र x प्लस 26, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि रोहन का उम्र 3 वर्ष बाद था, रोहन तो x है ना, इसकी माँ का उम्र लिखा गया दोस्तों। ठीक है, तो x प्लस 3 वर्ष ये रोहन का उम्र है, और उसकी माँ का जो उम्र है x प्लस 26 तो है ही था उसका, और उसमें भी 3 वर्ष की बढ़ोतरी होगा। ठीक है, उसकी उसमें भी 3 वर्ष की जब बढ़ोतरी होगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 वर्ष। x प्लस जो होगी 29 वर्ष उसका राइट उम्र हो जाएगा। ठीक है, वो उसकी माँ का उम्र। अब तो इसका गुणनफल करना है ना, तो उसका गुणनफल 3 वर्ष बाद रोहन का कितना गुणनफल है x प्लस 3 है। ठीक है, और गुना बीच में करना ही है, और उसकी माँ जो होगी 3 वर्ष बाद x प्लस 29 की हो जाएगी, और दोनों का जब गुणनफल करोगे तो 360 हो जाएगा। अब आपको वर्तमान उम्र निकाल देना है। देखिए क्या करना है, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को जब 29 से गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा। गुना करने के लिए मैं बता रखा हूँ, 3 को x से गुना करोगे तो 3x हो जाएगा, 3 को 29 से गुना करोगे तो 3 नंबर 27 के साथ हाथ में 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6 6 2 8 हो जाएगा। आइए बराबर में 360 चलेगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 29x, और सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 29 और 3 कितना हो जाएगा 30, 31 32x हो जाएगा, और ये प्लस में 87 है, ये प्लस 306, इन्हें पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस 306 नहीं है 360 है, बराबर क्या हो गया 0। अब आप इसका कैलकुलेशन अच्छे से करो, x स्क्वायर प्लस 32x हो जाएगा, 87 में से 360 आप घटा दीजिए, मतलब 87 में से नहीं तो 360 में से आप 87 घटा दीजिए, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, एक पैसा जब आप लिए होंगे तो ये 15 हो गया, और 15 में से आप 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ये 2 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 73। तो 32x और प्लस में 200 कितना हो जाएगा
प्लस में नहीं, किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, माइनस में जो होगा ये 273 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 273 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब बराबर क्या है, 0। अब आपको पता है शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं, यानी आप 273 को तोड़िए और जोड़ करके घटा करके आपको 32 प्राप्त करना है। तो 273 को आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना बार में तोड़ेंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, ये 3 से ही लगेगा। 3 से लगाओ, 3 नंबर 27 और फिर 3 एकम 3 91, तो यह पूरा का पूरा लग जाएगा। ठीक है, फिर आप कितना से लगाओगे, 91। अब किससे कटेगा बताइए, 7 से लगेगा, 13 सत्ते 91 होगा। ठीक है, 13 सत्ते 91 होगा। अब आपको जोड़ करके घटा करके 32 लाना है, मतलब यहाँ 3 सत्ते 21 और यहाँ 13। जब आप जोड़ोगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 1 3, 34 29 30 31 32, 34 आ रहा है ना, 7 21 और 13। और करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 13 3 39, 39 में से 7 घटाते हैं 39, 13 3 39, ये वाला तो हम लोग को सक्सेस नहीं हुआ, तो हम लोग इसको देखते हैं। 13 3 39, 39 में से आप 7 को घटा दीजिए, 7 में से 9 में से 7 गया 2 और ये 3, हाँ ये टिक बैठेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और प्लस में हमारा हो जाएगा 39x। ठीक है, और फिर माइनस में कितना हो जाएगा 7x। 39 में से 7 घटाओगे तो 32 हो जाएगा 7x, और माइनस 200 कितना हो जाएगा 73 बराबर में 0। कॉमन ले लो तो x कॉमन हो गया, यहाँ पर x प्लस में कितना हो जाएगा 39, और यहाँ पर माइनस 7 कॉमन हो जाएगा x, और ये माइनस माइनस प्लस 7 को जब आप 39 बार ही पढ़ोगे तो 273 आएगा। 17 63 के 3 हाथ में कितना हो जाएगा 6, और 7 21 21 6 कितना हो जाएगा 27, बिल्कुल सही है। 39 बार में बराबर कितना हो गया 0। दोनों में से एक को लिखना है, x प्लस 39 हो गया यहाँ पर x माइनस कितना हो गया 7 हो गया, बराबर में 0 हो गया। सही है ना दोस्तों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगा आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना आया, तो x प्लस आ गया 39, ठीक है, और एक हमारा x माइनस 7 बराबर हमारा आ गया 0। तो 0 को बंटवारा कर दीजिए, तो x प्लस 39 बराबर एक 0 हो गया, और एक x माइनस 7 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर कौन सा 39, माइनस 39, जो हमारा सक्सेस नहीं होगा, और x माइनस 7 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, ये हमारा सक्सेस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो है रोहन का जो उम्र था वो कै वर्ष था, 7 वर्ष। ठीक है, कितना उम्र था 7 वर्ष, और जो उसकी माँ की उम्र था, माँ का जो उम्र होगा उसका वो 26 वर्ष बड़ी थी, तो x प्लस 26 माने थे हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का मान 7 और प्लस में 26 जोड़ दीजिए आप, 26 और 4 कितना हो जाएगा 30, और 30 3 33 वर्ष जो होगा उसकी माँ का उम्र होगा। कितना वर्ष दोस्तों, 33 वर्ष। ठीक है, 33 वर्ष जो होगा उसका माँ का उम्र हो जाएगा। जब आप 33 को 7 से क्या करते हैं, 3 वर्ष बाद नहीं, ठीक है, रोहन का उम्र 7 वर्ष और उसकी माँ का जो उम्र है वो 33 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 वर्ष। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, द्विघात समीकरण इतना तरह का मूल ज्ञात करिए। मूल का मतलब वही गुणनखंड आपको निकालना है, कोई भारी चीज नहीं है, गुणनखंड निकाल दीजिए आप लोग। तो 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 बराबर क्या है 0 है, यही है ना। अब आपको इसको मूल निकालना है, कैसे निकालोगे, शुरू वाला लास्ट वाला को गुना करो, 6 दूना कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसको काटो, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और लगेगा नहीं। अब इसको ऐसा जोड़िए ऐसा घटाइए कि बीच वाला डिजिट प्राप्त हो जाए। तो 2 दूना 4 कर देते हैं, 4 में से 3 जाएगा तो हमारा बीच वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4x और माइनस में 3x, 4x और माइनस में 3x, और माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। सही है, लेकिन हमको यहाँ माइनस x चाहिए ना, तो यहाँ पर ये गड़बड़ा जाएगा, यहाँ प्लस नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, माइनस 4x और यहाँ प्लस 3x। ठीक है, तब ये सही होगा। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो 1 भी बचेगा और हमारा माइनस भी आ जाएगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन होगा, 6 और 4 ऐसा डिजिट बताना है जिसमें 6 भी आता हो 4 भी आता हो। तो ओनली फॉर दो, यहाँ x है यहाँ x है, x लिख देना है। 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर x 2 बार था तो 1 से 1 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x, और माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या कॉमन होगा 3x माइनस 2। कुछ भी कॉमन नहीं दिखे ना दोस्तों तो एक कॉमन लीजिए, एक को आप 3x से करेंगे तो 3x और माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। 2 बार है, एक बार लिख दीजिए, 3x माइनस 2 कॉमन हो जाता है, मतलब 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 बराबर 0, और एक आपका 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस 2 है तो प्लस 2 चल गया। तो यहाँ पर x बराबर जो होगा 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ x बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मूल निकालना है, मतलब आप समझ जाइए कि आपको गुणनखंड निकालना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अब हमारा देखिए अगला प्रश्न जो है 6 नंबर प्रश्न है, ये देखिए क्या कहता है। इसमें है आप लोग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, मतलब यहाँ पर वही काम करना है, क्रमागत धन पूर्णांक निकालना है और जिनमें वर्गों का योग 365 दिन है। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, माना ठीक है, पहली क्रमागत जो संख्या होगी, पहली क्रमागत
संख्या क्या होगा x, ठीक है। दूसरी जो क्रमागत संख्या होगी x प्लस 1 होगी। पहला x हो गया, दूसरा x प्लस 1 हो गया। अब क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोगों ने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ले लिया। कहता है जिनके वर्गों का योग 365 है। जब आप इसको वर्ग करोगे मतलब x हो गया और x प्लस 1 हो गया, ये लिख दिए। और यहाँ पर कितना हो गया, बराबर 365, ठीक है। अब कहता क्या है इसमें कि आप ये दोनों संख्याओं के वर्ग करिए। चलिए वर्ग कर दिए और दोनों के वर्गों का योग आपको निकालना है। मतलब ये योग टोटल कितना दे रहे हैं, 365, मतलब ये दोनों को जोड़ के 365 दिया गया है, सही है। अब इसमें देखिए कैलकुलेशन करना है, तो x को x करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा और ax प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसको तोड़ दीजिए प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2ab मतलब 2x हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। डायरेक्ट तोड़ दिए हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप लोग बिल्कुल होशियार हो ही गए दोस्तों, ठीक है। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2x हो गया, प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर 365 है, लेके आ जाइए तो माइनस 365 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर और प्लस में आपका 2x, जब 1 से 365 जाएगा तो माइनस 364 होगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है, ठीक है। 2 2 2 इसमें भी तीनों में दिख रहा है ना, तो तीनों में आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 364 में भी देखोगे तो 2 है, क्योंकि लास्ट में 4 थे तो 2 दिखेगा ही। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर और प्लस में x हो जाएगा माइनस, इसको 364 का आधा करिए आप, 36 का आधा तो 18 हो जाएगा और 4 का आधा 2 हो जाएगा, 182 बराबर 0। अब 2 गुना में है तो बराबर के जब उधर जाता है तो भागा में चल जाता है तो वो तो खत्म हो जाएगा जीरो के साथ, तो माइनस 182 और 2 गुना में है तो उधर भागा में चल जाएगा तो 0 से, अब 0 में 2 से भागा दीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आप गुणनखंड कर दो। आगे एक छिपा हुआ है, एक को 182 से आपको क्या करना है, गुना करना है 182। देखिए गुणनखंड में एलसीएम, जोड़ घटाव गुणा ये सब बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। जिसका मजबूत है कैलकुलेशन उसको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये इसको 2 नंबर 18, 2 नंबर 18 हो गया और फिर 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। 91 बार में कट गया, 91 बार में, ठीक है, 91 बार में कट गया। अब इसको 7 से करिए तो 13 7 91 और इसके अलावा नहीं लगेगा। बीच में जोड़ करके घटा करके आपको x लाना है। कितना करोगे, 7 दूना 14 कर दीजिए, 14 में से 13 गया, 1 आ ही गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में 14x और माइनस में 13x हो गया, 14 में से 13 जाएगा, 1 बचेगा माइनस 182 बराबर में 0। यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन लीजिए तो यहाँ x और माइनस माइनस प्लस 13 को आप 14 बार पढ़ोगे तो 182 ही आएगा, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 0। अब x प्लस 14 को लिख दीजिए और जो बाहर है उसको अंदर करिए, x माइनस 13 बराबर 0। अब 0 का बंटवारा करिए दोस्तों तो x प्लस 14 बराबर 0 हो गया एक तरफ और x माइनस 13 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन करिए बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बताइए, x प्लस 14 बराबर 0, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कौन सा 14, माइनस 14, ठीक है। एक आपका क्या हुआ, x माइनस 13 बराबर 0, तो x माइनस 13 बराबर 0 यानी x बराबर कौन सा 13, प्लस का 13, ये तो खत्म हो जाएगा, ये हमारा सही होगा, मतलब x बराबर जो 13 होगा वो मान्य होगा, x बराबर जो 13 होगा वो क्या होगा, मान्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि 13 जो है पॉजिटिव संख्या है। अब कहता है दो क्रमागत धन पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, तो क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो गया बताइए। पहला जो होगा क्रमागत धन पूर्णांक, पहला क्रमागत जो धन पूर्णांक होगा वो x माने थे तो x बराबर हमारा कितना 13 होगा, और जो दूसरा में होगा दोस्तों, दूसरी जो होगा क्रमागत धन पूर्णांक वो x प्लस 1 था ना, तो 13 प्लस 1, 13 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और जब आप ये दोनों का वर्ग करिएगा, 13 का वर्ग 14 का वर्ग करिएगा तो दोनों का योगफल 365 भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन है, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज सबसे पहले आपको बताते हैं क्या होता है। समकोण त्रिभुज जिनमें एक जो मान होगा ना, एक कोणों का मान हमारा 90 डिग्री होगा, एक कोणों का जो मान होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, ठीक है। कि एक समकोण त्रिभुज जिसमें आपको एक कोण का मान 90 डिग्री दर्शाना पड़ता है, तो चलिए 90 डिग्री हम लोग दर्शाते हैं। ये कोण जो है हमारा ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये कोण जो है हमारा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो भी है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं आधार। नीचे वाला को आधार बोलते हैं। आधार मतलब क्या होता है, बेस। और ये जो है लंबा जैसा खड़ा उसको ही ऊंचाई बोलते हैं, और जब आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो इसको लंब बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, कर्ण कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को आपको कुछ मानना पड़ेगा, और ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं
माना कि आधार बराबर मान लेते हैं x, ठीक है। तो आधार अगर x मानेंगे तो इससे ये जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को अगर x माने है तो ऊंचाई x माइनस 7 होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। कर्ण कितना दिया गया है? यदि कर्ण 13 है तो कर्ण 13 तो दिया गया है। कहता है एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार x हो गया तो ऊंचाई हो गया x माइनस 7। यदि कर्ण 13 है तो कर्ण 13 हो गया, तो अन्य दो भुजाएं निकालिए। तो अन्य दो भुजाएं का मतलब एक तो 13 पता है तो हमको ये निकालना है, ये निकालना है, सिंपल सी बात है। आधार x है तो ऊंचाई बताइए कितना होगा? आधार x है तो ऊंचाई आपको इससे 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस का मीटर हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। कर्ण हम लोग को 13 पता ही है, अन्य दो भुजाएं। एक चीज आप कंफर्म कर लेना कि जब भी अगर आपको समकोण त्रिभुज का बात करें, ठीक है, समकोण त्रिभुज का जब भी बात हो क्वेश्चन में, तो आप लोग को पकड़ना है क्या? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जब भी समकोण त्रिभुज आएगा ना, याद रखना कि आपको जो यहाँ पे आएंगे वो कौन साहब आएंगे? पाइथागोरस साहब आएंगे। और पाइथागोरस साहब तभी आते हैं जब हमारा त्रिभुज समकोण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब आते हैं ना, तो ये फॉर्मूला देके गए हैं। वो क्या देके गए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। पाइथागोरस कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये पाइथागोरस साहब कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। अब ये तो कह दिए, अब आपको कर्ण का जगह पर कितना है बताइए? 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब बताइए लंब कितना है? तो x माइनस 7 है, x माइनस 7 दे दीजिए, उसका स्क्वायर। आधार बताइए कितना है? तो आधार हमारा x है। उसको कैलकुलेशन करना अच्छे से। 13 का स्क्वायर तो आप लोग जानते ही है 169, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर में तोड़िए तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab और प्लस में b स्क्वायर मतलब 7 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में क्या? x स्क्वायर तो है ही, 169 हो गया, बराबर में x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14x हो जाएगा, और प्लस में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। 169 बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर कितना? x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और माइनस में कितना? 14x हो जाएगा, प्लस में 49 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे 2x स्क्वायर और माइनस में 14x और प्लस में 49 भी है, ठीक है। और यहाँ प्लस में 169 तो उधर गया माइनस में 169, बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया। अब 49 169 को घटाना पड़ेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और ये 120 हो गया, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों? 120 हो गया, ठीक है। अब ये किसका चिन्ह लेगा? माइनस का, बराबर में 0। अब दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, क्यों ना कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, 2 सत्ते 14x हो जाएगा, और 60 गुना 120 हो जाएगा, बराबर में 0। 2 गुना में उधर भागा में जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में कितना हो जाएगा? 60, बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप शुरू वाला अंतिम वाला को गुना करिए 60 को, और उसको अच्छे से आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। 60 का जब एलसीएम निकलेगा 30 दूना 60 होगा, 15 दूना का 30 होगा, फिर उसके बाद 3 5 15 होगा। इसको जोड़कर घटा करके आपको 7 प्राप्त करना है। कैसे करोगे? 5 दिया 15 और 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा, काम नहीं होगा इससे। 2 दूना 4 और 4 दिया 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये देखिए सटीक बैठेगा। 2 दूना 4, 4 दिया 12, और 12 में से आप 5 घटा दीजिए। 12 में से जब आप 5 घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 बचेगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 12x, 12 को माइनस में रखना है, माइनस 12x और प्लस में कितना है? 5x। 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 ही बचेगा ना, और माइनस में 60 बराबर में 0। x यहाँ कॉमन हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा? 12, प्लस 5 कॉमन होगा, x है तो x 5 को कितना बार पढ़ोगे तो 60 आएगा 12 बार में ही। तो x माइनस 12 बराबर 0, दोनों में से 1 निकाल लो, x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पर बताइए x माइनस 12 बराबर 0 होगा, ठीक है, और 1 होगा x प्लस 5 बराबर 0 होगा। x प्लस 5 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो x बराबर हो गया 12, x बराबर कौन सा? 5 माइनस 5, ये असंभव होगा। तो x का जो 12 होगा वही मान्य होगा, वही क्या होगा? मान्य होगा, ठीक है। तो हम लोग आधार बराबर तो निकाल दिया। आधार बराबर कई सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार को हम लोग x माने थे, x का मान 12 आ गया। ऊंचाई जो होगा हमारा,
ऊंचाई जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, x माइनस 7 ना। तो यहाँ पर x तो हम लोग का 12 है, 12 में से 7 घटा दीजिए, तो 12 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा। तो 5 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना ये फॉर्मूला पर, तो आपको 169 आएगा, मतलब 13 का। जैसे देखिए लंब हमारा ऊंचाई मतलब कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 144 और 25 जब जोड़ेंगे तो 169 होगा। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का है। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आप इस प्रकार से सोल्व करना। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न देखिए बढ़िया से दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न जो है ना, ये आपको क्या कहता है, इसको अच्छे से देखना। कहता है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना का मूल निकालिए। अब आपके लिए एक नया टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से देखना है आप लोग को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना वो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद हमारा प्लस में 7x और माइनस में 60 बराबर में क्या, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। द्विघात सूत्र का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है या रूट डी होता है, इसको हम लोग कहते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं दोस्तों, विवेचक, या इसी को बोलते हैं विविक्तर। विवेचक या विविक्तर इसी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, विवेचक या विविक्तर। अब इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा इसमें a बराबर कितना है। तो a बराबर हमारा कितना है, 1 है। b बराबर कितना है, तो b बराबर 7 है। d और a भी हो गया। c बराबर कितना है, तो -60 है। जब भी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के लिए कहेगा ना, तो सबसे पहले आपको क्या निकालो, डी निकालो। क्या निकालो दोस्तों, डी का फॉर्मूला याद रखना। डी के जगह पर यहाँ आके कौन बैठा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा जब द्विघात सूत्र कहेगा। तो बी स्क्वायर होता है माइनस 4ac। ये आसानी से आप लोगों को बन जाएगा। बी का मान कितना आप लोग लाए हैं, 7 का स्क्वायर। ठीक है, -4 1 और सी कितना आपका -60। ये ध्यान देना है आप लोगों को। द्विघात सूत्र का जब भी आपको इस्तेमाल करना हो, क्वेश्चन में ए बी सी मान लीजिए और डी का मान पहले तोड़ दीजिए, डी का मान निकालिए, फिर इस फॉर्मूला पे हम लोग आसानी से तोड़ देंगे। और ये द्विघाती सूत्र का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हो, सबसे पहली बात कि आप ये तो चलिए समीकरण बहुत हल्का है, ठीक है, बट अब ऐसा समीकरण होगा ना जो आपको एकदम बिल्कुल टफ लगे, ठीक है, जिसको आप शुरू वाला और अंतिम वाला को बोला करे भी तो मान आपको बराबर नहीं मिले, ठीक है, तो आप क्या करोगे ऐसा कंडीशन में, तब आप इस प्रयोग करना, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना, तब वो क्वेश्चन आपका हमेशा बन जाएगा। कितना भारी से भारी क्वेश्चन जो है द्विघाती सूत्र से बन जाता है। यहाँ पर सबसे पहले एबीसी मानिए, डी बराबर निकालिए, डी स्क्वायर माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और फिर उसके बाद कितना माइनस, तो माइनस 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 कितना हो गया, प्लस होगा, 4 एकम 4 और 4 छक 24, यानी कितना हो जाएगा, 4 छक 24 यानी 240 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जोड़िए तो टोटल 289 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। डी का मान यहाँ पर ऐसा मान आएगा जो किसी न किसी का स्क्वायर होगा, 289 भी है, तो 289 है किसका स्क्वायर, आपका 17 का। अब यहाँ से चलेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। जब भी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना हो तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, अंडर रूट डी बटा में 2a। माइनस है तो माइनस बी का मान देखिए कितना आया है ऊपर 7, फिर प्लस और माइनस, प्लस माइनस कहता है कि लास्ट में आप एक बार प्लस में लिखना, एक बार माइनस में करके आप मान निकाल देना। डी का मान कितना आया हम लोग का 289, तो यहाँ पर रख दीजिए 289। अब बटा में 2a, ए का मान हमारा कितना आया, तो ए का मान हमारा 1 है। फिर यहाँ पर -7 और प्लस माइनस 289 कितना का, 17 का, और 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है ना कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। -7 प्लस 17 बटा 2, एक बार हम लोगों ने प्लस में लिखा तो एक बार आप इसको माइनस में लिखे, -7 माइनस 17 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर -7 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा 10 बटा में 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 17 में से 7 जाएगा 10। यहाँ पर 17 और 7 कितना हो जाएगा बताइए, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17, 18, 19, 20 और 20 4 कितना हो जाएगा 24। कौन सा 24, माइनस का 24 हो जाएगा। कितना का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इसमें 17 में 7 पहले जोड़ना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो 17, 18, 19, 20 और 20 4 24। यहाँ 17 में से 7 घटाएंगे तो 10, ये चिन्ह प्लस का, ये चिन्ह माइनस का। 2 बचे कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी 2 बचे कितना हो जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा, 2 बचे 10 हो गया। और 2 को 12 बार में काटिए तो 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी 5 और कौन सा -12 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, मूल होगा। क्या होगा दोस्तों, मूल होगा। तो आप किस प्रकार से द्विघाती सूत्र बनाते हैं ये आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले क्वेश्चन में एबीसी मानिए, डी का मान वैल्यू पुट करिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, द्विघाती सूत्र का पालन करिए, पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए जो मैं अभी आपको बताया हूं ना,
वही प्रश्न 9 नंबर में कहता है विविक्तर निकाले। विविक्तर का फार्मूला तो पढ़ा चुके हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को ही विवेचक कहते हैं, डी को ही विविक्तर कहते हैं। तो डी बराबर सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है पहले उसको सेट करते हैं, 3y² है आपका, और माइनस में 2√6y और प्लस में 2 बराबर क्या है 0। तो सबसे पहले इसमें आप मान लीजिए a का मान हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, a का मान 3 और b का मान हमारा जो आएगा -2√6 और जो c का मान आएगा हमारा कितना आएगा +2। कितना आएगा दोस्तों +2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको विवेचक या विविक्तर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, d बराबर b² माइनस में 4ac। डी बराबर b² माइनस में 4ac। b का मान कितना है तो -2√6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और -4ac। a का मान 3 और c का मान हमारा 2 है। ठीक है, अब यहाँ बताइए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये 2√6 है मतलब 2 पर के स्क्वायर है, √6 पर के स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो आप प्लस जानते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 किया 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2√6 है ना, 2√6 से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 6 24, यहाँ बताइए 4ac 4 या 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 4 6 24 यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, तो 24 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा 0 और ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डी का मान हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों 0 मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा 0। हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर ये सब से क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है जो पूछा भी गया है। कहता है एक आयताकार है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। सबसे पहले आयताकार है, सबसे पहले एक आयत पाड़ते हैं। ठीक है, एक आयत पाड़ दिए हम लोग। ठीक है, एक आयताकार है। अब इसमें कहता है खेत का विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, सबसे पहले आयत का नाम दे देते हैं ए बी और यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया, सही है। अब कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण इसको बोलते हैं जब आप कोना कोना को मिलाइएगा तो ये हमारा क्या होगा विकर्ण होगा। अब यहाँ पर क्या कहता है ये देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें छोटी भुजा पर। तो सबसे पहले आप मान लो ना कि माना कि हम लोग मान ही लेते हैं, माना कि छोटी भुजा बराबर ही x मान लेते हैं, छोटी भुजा बराबर x मान लिया। छोटी भुजा कौन सा है, मान लो चलो ये छोटी भुजा है x है। ठीक है, तो विकर्ण जो है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कई मीटर अधिक है 60 मीटर, तो विकर्ण तो इसको बोलते हैं, तो इससे 60 मीटर अधिक है तो छोटी भुजा तो x और उससे 60 मीटर क्या है अधिक है, तो x + 60 मीटर हो गया। अब मीटर कर दो, x + 60 मीटर। ठीक है, विकर्ण हो गया। अब कहता है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो बड़ी भुजा कौन होगा, ये होगा। ठीक है ना, बड़ी भुजा हमारा कितना है, तो बड़ी भुजा हमसे क्या है तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा तो x है उसमें से 30 अधिक है तो x प्लस कितना हो गया 30। अब यहाँ पर देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, क्योंकि x यहाँ भी है तो x यहाँ होगा, क्योंकि आयत में आप लोग जानते हैं ना आपने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो अगर x + 30 है तो x + 30 ऊपर भी होगा। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आप लोग बढ़िया से देखिए, ये एक आपका क्या बन रहा है ट्राइंगल बन रहा है ना। और एक जब ट्राइंगल बनेगा वो भी कौन सा ट्राइंगल बन रहा है ये बताइए, वो भी आपका कौन सा ट्राइंगल बन रहा है पाइथागोरस। कौन सा दोस्तों पाइथागोरस। पाइथागोरस जब भी बनेगा तो वहां पर हमारा पाइथागोरस साहब आएंगे कि नहीं, और वहां पर बताएंगे कि हम लगाते हैं क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं पाइथागोरस साहब से जब करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कौन सा है तो कर्ण हमारा x + 60 है, लंब कौन सा है लंब x है, आधार कौन है x + 30, तो कर्ण स्क्वायर हो गया x + 60 का होल स्क्वायर, और ये लंब कितना है तो लंब हमारा है x का होल स्क्वायर, आधार कितना है तो x + 30 का होल स्क्वायर। सही है, यहाँ तक a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा a² और प्लस 2ab, तो 60 × 120x डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। 2ab तो 2a आपका x और b आपका 60, 60 × 120x और प्लस b स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, 3600। ठीक है, बराबर यहाँ करिए x² और प्लस यहाँ करेंगे तो x² और प्लस 2ab तो 3 × 60x हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। ठीक है, x² प्लस में 120x हो जाएगा और प्लस में 3600 हो जाएगा। ठीक है, सबको इधर ले आइए, x² कितना x² हो गया 2x² तो 2x² इधर आ जाएगा आपका, या उधर ही लेके चलते तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x² और प्लस में 60x और प्लस में कितना 900। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं 2x² है
ठीक है, प्लस में 60x और प्लस में 900, उधर वाला को हम लिख दिया, ये जितना भी है ना प्लस साइन सब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस में 120 तो माइनस में 120x हो जाएगा, और प्लस में 3600 तो माइनस में 3600 हो जाएगा। सही है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 गया तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आगे वाला जो है ना पॉजिटिव रखने का प्रयास करें, एक्स स्क्वायर, और 60 में से 120 में से 60 जाएगा तो यहाँ पर कितना का चिन्ह होगा, माइनस का, यानी माइनस कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना 60x, और 900 में से आप 3600 घटाइए तो कितना होगा, 9 3 27 और 9 36, मतलब माइनस 2700 आपका हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, 0। शुरू वाला अंतिम वाला को गुना करिए और 2700 का एलसीएम निकालिए, 2700 का एलसीएम निकालिए तो कितना बार में लगेगा बताइए, 9 3 27, 9 में से निकालने का जरूरत भी नहीं है, 9 3 27, 90 में से आप 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 90x, प्लस में कितना हो जाएगा 30x, 9 3 27 हो गया, माइनस में कितना 2700, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 90, एक्स माइनस कितना हो जाएगा 90 हो गया। ठीक है, एक्स माइनस कितना हो गया 90 हो गया, और प्लस में यहाँ पर कितना 30 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर एक्स माइनस 30 को कितना बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा, 90 बार, बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 90, दोनों में से एक कॉमन, और जो बाहर है उसको अंदर करिए, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको बंटवारा कर दीजिए 0 के साथ, एक्स माइनस 90 बराबर 0, और एक हो जाएगा एक्स प्लस 30 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 90 तो उधर गया प्लस 90, और एक्स बराबर प्लस 30 तो उधर गया माइनस 30, और ये बिल्कुल असंभव होगा, तो हमारा कौन सा होगा, राइट, एक्स बराबर 90। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, अतः छोटी जो भुजा होगी, छोटी भुजा हमारा 90 सेंटीमीटर या मीटर, 90 मीटर, एक्स का मान, तो छोटी भुजा को एक्स माने थे ना, एक्स का मान हमारा 90 मान्य होगा, 90 हो गया, और जो बड़ी भुजा होगी, बड़ी जो भुजा होगी वो क्या थी, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, तो छोटी भुजा तो 90 और उससे 30 अधिक, तो 90 3 120 मीटर हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्नों को सोल्व कर दीजिए, और ये प्रश्न आप लोग को 1 से 2 नंबर में नहीं, बिल्कुल 5 नंबर में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो एकदम नजरअंदाज आप इसको एकदम नहीं करें तो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, कहता है कि के किस मान के लिए, के जो है दोस्तों किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से आपका कौन सा अनेक हल होंगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, इसमें 3 फंडे चलते हैं। देखिए क्या है, जब ऐसा प्रश्न हो तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ाया था इसके पीछे वाला लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में a1 a2 b1 b2, ठीक है, तो यहाँ पर kx प्लस 3y जो क्वेश्चन में पहले लिखते हैं kx, ठीक है, kx और प्लस में 3y और माइनस में k माइनस 3 बराबर 0, यही है ना, और दूसरा में क्या है 12x और प्लस में ky और माइनस में k बराबर क्या है 0। इसमें आप मान लीजिए a1 बराबर, a1 का मान जो होगा वो क्या होगा, k होगा, x को छोड़ करके y को छोड़ करके आप डिजिट को ले लेना है, a1 का मान हमारा k होगा, तो b1 का मान हमारा क्या होगा 3 होगा, c1 का मान कितना होगा तो माइनस k माइनस 3, पूरा का पूरा ये उतर जाएगा माइनस k और माइनस 3, ठीक है। अब a2 का मान जो होगा ये कितना होगा तो 12 होगा, b2 का मान जो होगा ये कितना होगा k होगा, और c2 का जो मान होगा माइनस का k होगा। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, a1 बटा a2, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मान रख दीजिए a1 का मान k बटा में 12, और यहाँ पर b1 का मान 3 और बटा में k, और c1 का मान माइनस k और माइनस 3 और बटा में माइनस k, ठीक है। ये आपका क्या होगा, माइनस से माइनस कर जाएगा। अब इसमें आप k का मान निकालना है, k का मान निकालना है, ठीक है, तो k का मान आप किसी में भी निकाल सकते हो, इसको फर्स्ट वाला और सेकंड वाला को भी तुलना कर सकते हो, या सेकंड वाला थर्ड को भी तुलना कर सकते हो, तो आसान आपको फर्स्ट और सेकंड मिलेगा। तो k बटा 12 इसको ले लेते हैं, k बटा 12 बराबर 3 बटा k, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k का k स्क्वायर 12 3 36 हो जाएगा। स्क्वायर जब हटता है दोस्तों उधर किस पे चल जाता है, रूट में, और जब रूट आता है तो प्लस और माइनस दोनों ले लेता है, तो k बराबर जो हो जाएगा प्लस माइनस 6 होगा। और हम आपको बताए थे कि कभी भी माइनस में मान नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस में मान होगा, तो k का मान जो होगा 6 होगा, और ये अपरिमित रूप से क्या होंगे अनेक हल होंगे, ठीक है। तो k का मान आपको जो पूछ रहा था इसका मान क्या होगा 6 होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो ये फॉर्मूला पे बनाने का ट्राई करिए, बिल्कुल आप लोग का बन जाएगा। आप चाहोगे तो सेकंड वाला और थर्ड वाला को भी तुलना कर सकते हो, ठीक है, उसका भी मान वही आएगा 6 ही आएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, कितना प्रश्न देखते हैं, 13 प्रश्न आपका लास्ट है। चलिए ठीक है, 13 प्रश्न आपका लास्ट है, ये हमारा 12 नंबर प्रश्न है ना, 12 नंबर प्रश्न। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है आपका कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। चलिए ठीक है, यदि उसमें से एक संख्या दूसरी का इतना गुना है तो संख्या निकालिए। एक संख्या दूसरी का इतना गुना है, तो सबसे पहले आप मान लो, माना कि दो संख्या है ना, तो माना कि पहली संख्या माना कि
माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या मानने का भी जरूरत नहीं है। माना कि पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या मानने का भी जरूरत नहीं है। दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या यानी इसमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना है 7/3 गुना है। तो दूसरी संख्या आपका 7/3 गुना है तो 7/3 x हो जाएगा, इसका गुना है ना 7/3 x। जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना योगफल देता है 50। मतलब x और 7/3 x को जब जोड़ते हैं तो हमारा 50 प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप सरिया के लिख सकते हैं x/1 और प्लस 7 को x से करेंगे तो 7 ही x होगा, प्लस में 3 बराबर कितना 50। ठीक है, अब 3 का एलसीएम बताइए 3 हो जाएगा। 3 का एलसीएम कितना होगा 3 हो जाएगा। 1 से 3 में भागा दो 3 और 3 को x से गुना करो 3x, 3 से 3 कट गया 7x हो गया, बराबर में 50 हो जाएगा। 7 और 3 कितना 10 है, बटा में 3 बराबर 50, तिरछा तिरछी गुना करो, यहाँ कितना हो जाएगा 1 को 10 से गुना करोगे 10x हो जाएगा, बराबर कितना 50 को 3 से करो 50 या 150 हो जाएगा। 10 से काट दो, आप कितना बार में काटोगे 15 बार में, तो x का जो मान हो जाएगा ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो संख्या निकालिए, संख्या आपका कितना हो जाएगा। पहली अगर संख्या का बात करें, पहली संख्या का बात करें तो हमारा x माने थे और x का मान हमारा कितना हो जाएगा 15, और दूसरी जो संख्या थी, दूसरी संख्या जो थी वो कितना था तो 7/3 ना, 7/3 x, तो 7/3 और x का मान तो 15 आ गया, तो 3 × 15 काट दीजिए आप, 7 × 35, दूसरी संख्या हमारा 35 हो जाएगी। तो पहला संख्या 15 और दूसरी संख्या 35, तो पहला संख्या का क्या हो जाएगा 15 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है हमारा, ये लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है समझिए, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूलों की प्रकृति ये इंपॉर्टेंट चीज है। मूलों की प्रकृति के लिए आपको याद कुछ रखना पड़ेगा। देखिए, मूलों की जब भी प्रकृति कहेगा तो कितना फंडामेंटल आपको याद रखना है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, इसमें देखिए 3 स्टेप हम आपको लिखाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले अगर d का मान 0 आता है, d का मान क्या होता है 0, तो इसका जो प्रकृति होती है वो क्या होती है तो वास्तविक और समान, वास्तविक और क्या होती है समान होती है। ठीक है, पहला हो गया। जब d का मान जो अगर आ जाएगा, d का मान हमारा मान के चलो कुछ भी आता है, प्लस में आता है, प्लस में कोई संख्या आता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो d का जो मान होगा वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा, d का मान 0 से क्या होगा बड़ा होगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, d का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से d का मान बड़ा है, और d का मान जब 0 आएगा तो वास्तविक समान होगा, और जब 0 से d का मान क्या होगा बड़ा होगा, तो इसमें हम लोग कहते हैं वास्तविक, तो रहेगा ही वास्तविक, और यहाँ समान नहीं होगा, वो क्या होगा असमान होगा, असमान होगा। ठीक है, जब तीसरा पोजीशन आपका क्या होगा d का मान, ठीक है 0 से छोटा जब आ जाता है, यानी d से बड़ा हो जाएगा कौन 0, तो d का मान ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा सभी। तो जब ऐसा इस प्रकार से होता है तो ये आपका वास्तविक नहीं है। ठीक है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, वास्तविक नहीं है। तो 3 फंडामेंटल आपको क्या करना है अच्छे से याद रखना। 3 फंडामेंटल, सबसे पहले आपका क्या होगा बताइए, सबसे पहले आपका क्या होगा, जब d का मान आपका 0 होगा तो वास्तविक समान होगा। d का मान जो होगा 0 से जब बड़ा आ जाता है, ये जैसे इस प्रकार से आप बताओ, d का मान हमारा आ गया 48, कौन सा इसमें जाएगा, कौन सा रूल का पालन करना है, फर्स्ट तो नहीं करेगा, सेकंड करेगा, क्योंकि 0 से d का मान क्या हो गया बड़ा, d का मान 48 आया तो 0 से तो d का मान बड़ा है ना, तो ये वास्तविक असमान होगा। जब d का मान आपका -1 आ जाए तो ये 0 से क्या है -1 छोटा है, तो हमारा d का मान जब 0 से छोटा हो जाए तो वास्तविक नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करते हैं और प्रकृति मालूम करते हैं। तो द्विघात समीकरण जो प्रश्न है वो देखते हैं हम लोग। कहता है द्विघात समीकरण 3x² और माइनस में 4 रूट एक्स, 3x² और माइनस में 4 रूट एक्स प्लस में 4 बराबर क्या है 0 के मूलों की प्रकृति। सबसे पहले आप a बराबर मान लो, a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -4, क्योंकि रूट को लेना नहीं है, -4 हो जाएगा। ठीक है, और c का मान कितना हो जाएगा हमारा, c का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मूलों की प्रकृति मतलब d का मान आप निकालिए। d बराबर, जब भी मूलों की प्रकृति होना तो d का मान, d का ही वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। d बराबर b² - 4 से b का मान कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 a कितना 3 और c कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 × 12, 12 × 4 48 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा आंसर माइनस में 32, माइनस में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये कौन सा पालन किया, ये देखिए d का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया -32 हो गया, माइनस कितना हो गया दोस्तों 32। तो हमारा ये वाला जो पालन करेगा वो कौन सा करेगा, ऑप्शन नंबर 3 का, यानी d जो है 0 से d का मान कितना हो गया छोटा हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका इसका जो प्रकृति है या इसका जो मूल है, ठीक है, मूल वास्तविक नहीं, मूल जो है वास्तविक
नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न को आप सोल्व करें। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आपको 3 जो पैटर्न मैं पढ़ाया हूँ ये अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आज हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया दोस्तों। पार्ट 4 में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगला पार्ट नंबर 5 में बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 5 में आप लोग का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एपी में हम लोग नया टॉपिक के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग को उम्मीद है कि पार्ट 4 अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितने भी नोटिफिकेशन हो तो बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। तो आज के लिए